कल वाला आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा और जो आपने सब करवाया था वो किया तो वापस जाके दोबारा से लिखा तो क्या समझ आया? तो देखिए जैसे आपने करा दिया मैंने कर दिया एक बार में इतना इजी नहीं है कि ग्रैप्स हो रहा हो। पहला जैसे पॉइंट। अभी मैंने वो ये ऐसे ये तो इसमें अब जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इसमें उसका मतलब उसका क्या लगेगा जैसे ये क्वेश्चन है पहला सवाल पढ़ा आपने, पढ़िए अच्छा। इन क्लास 60 स्टूडेंट 25 एसएपी डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, तो पहला सवाल पढ़ रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ में पढ़ते रहिए, ऑनलाइन वाले जितने हैं। 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस ठीक है ना, दो लोगों की बात हो रही, क्रिकेट और टेनिस। ठीक है ना, एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स 10 स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स। बोथ का मतलब क्या हो गया? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ए एंड बी। अरे तो यही तो समझना है। वाह बेटे वाह, पहली क्लास में अल्लामा नहीं बन सकते। अल्लामा बनने के लिए टाइम टू टाइम हमें उसको ग्रैप्स करना पड़ेगा। तो बस घबराना नहीं है ना, बस घबराना नहीं है। आप यहाँ पे जाके एसएपी में चले जाइए। पहले एसएपी तो आ गई थी ना हमारी, कहाँ गई? यही था ना, तो लेक्चर आ गया था, ये लेक्चर आ गया, उसके साथ एसएपी ऊपर है। ये रही ना, ये तो फिजिक्स की है, ये केमिस्ट्री, ये आ गई मैथ्स की। कौन सी वाली एसएपी है हमारी? ये है ना, ओके। प्रीव्यू प्रीव्यू, ये आ गई। यही सवाल है पहला। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। इसका मतलब है ए सेट किसको रेफर कर रहा है? क्रिकेट वालों को। एंड 20 स्टूडेंट प्ले टेनिस। 20 स्टूडेंट प्ले 25 एलिमेंट है, सेट बी में 20 एलिमेंट है। जरूरी नहीं उनको ए बी नाम दो, आप उनको क्रिकेट के हिसाब से सी बोल दो, आप उनको टेनिस के हिसाब से टी बोल दो, क्या दिक्कत है ना? ए और बी क्या है? सम रिप्रेजेंटेशन ही तो है ना बेटा। ए और बी क्या है? रिप्रेजेंटेशन ही है। तो जब रिप्रेजेंटेशन है तो उनको कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो शुरू कर दें यहीं से शुरू। तो ये हाँ बिल्कुल है। तो आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट कितने? 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट कितने बेटा? 25 स्टूडेंट हैं। और जो टेनिस खेलते हैं वो कितने? 20। सेम है, बात तो वही है। वो एलिमेंट्स का मतलब ही क्या है? एलिमेंट्स का मतलब ये जो किसी सेट के अंदर रहते हो। नंबरिंग क्यों करोगे आप? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पे फोकस करो। हमारे पास दूसरा टॉपिक का नाम ही कार्डिनलिटी है, हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पे ही फॉर्मूले बनाए हुए है ना। अब समझ आ रहा है? अच्छा, बोथ का मतलब क्या हो गया? बोथ का मतलब होता है सी इंटरसेक्शन टी। अब आ रहा है समझ? क्या मैं करा रहा हूं, आप ही लोग बता रहे हो। एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले, ये थोड़ा सा यू खा गए इसमें, प्ले बोथ द गेम्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नीदर इज क्या मतलब हुआ? जो कोई एक भी क्रिकेट प्ले ना, कोई भी ना खेलते हो। इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास 10 ऐसे आपको निकालना है, वो जो ना तो क्रिकेट खेलते हो ना टेनिस खेलते हो। क्या ये वाला ऑप्शन मैंने नहीं लिखाया था आपको? हु प्ले नीदर इज। मैंने कहा देखो एसएपी में सवाल अच्छे मिलेंगे, डायरेक्ट 25 आंसर आ रहा होगा है ना। तो आपको इसके निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया था मैंने? कल ही किया है। हाँ भाई ऑनलाइन वालों बताओ जरा, इसका क्या फार्मूला बताया था मैंने? अरूप बेटा बोल दो। कैसे समझ आ रहा? नहीं समझ आया? सर आ रहा। आ गया। तो ये बताओ जरा, इसका क्या फार्मूला था बेटा? सी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका फार्मूला कल मैंने बताया था ना आपको, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। यही था। तो टोटल कितने स्टूडेंट दे रखे हैं? टोटल 60 है इन अ क्लास ऑफ 60। तो टोटल 60 स्टूडेंट गिवन है आपके पास। तो ये भी गिवन है आपके पास कि एन यू कितना है? एन यू कितना है बेटा?
60 है। तो पहले इसको निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, पहले इसको निकालने के लिए एन यू आपके पास तो है, माइनस एन सी यूनियन टी निकालना पड़ेगा। और सी यूनियन टी के लिए आपके पास सीधा सीधा फार्मूला है, वी नो दैट एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। एन ए यूनियन बी वाला फार्मूला लगा दिया। कोई भी ऐसी चीज इस सवाल में थी जो कल डिस्कस नहीं करी थी? करी थी? तो ये लास्ट वाला स्टेप, ये वाला ये फार्मूला एन ए यूनियन बी वाला था ना। एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता था? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसी के बराबर होता था, नहीं होता था? यही था। ए की जगह सी है, बी की जगह टी है, सिंपल हो गया। अच्छा फिर तो क्या हो जाएगा, फिर इसको उस वाले फॉर्मूले में लगा दे फार्मूले में, बस नहीं रिप्लेस कर दिया सी को टी को ए बी से। तो एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। एन सी क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 25। टेनिस खेलने वाले कितने हैं? 20। दोनों कॉमन कितने हैं? 10। तो ये वो आ गए जो ईदर और, या तो क्रिकेट खेलते हो या टेनिस खेलते हो, ईदर और वाले आ गए। हमें कौन से चाहिए? नीदर नॉर। नीदर इसका मतलब जो कोई ना खेलते हो, इसका मतलब है इसका जस्ट उल्टा चाहिए हमें। तो ये बच गए 25 और 45 में 10 गया, 35 बचा। देयरफॉर एन हमें चाहिए नीदर इज, इसका मतलब सी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है? ये होता है एन यू माइनस एन सी यूनियन टी। एन यू कितना है? 60 और ये कितना निकाला हमने? 35। आंसर कितना आ गया? 25। क्या है आंसर? 25। तो पहले का ऑप्शन बी करेक्ट है, 25। और ये सवाल होना चाहिए था, ये सवाल होना चाहिए था। अब नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। देखिए मैथमेटिक्स में होगा क्या, टीचर तो यहाँ पे आके डिलीवर करेगा ही करेगा, मेरा काम है डिलीवर करना, मेरा काम है आप लोगों से कनेक्ट करना। लेकिन एसएपी बहुत रिलीजियसली डिस्कस होनी चाहिए, समझ रहे हैं? एसएपी तो अगर आपको जो पढ़ाया गया वही आपसे हो नहीं रहा है तो एग्जाम में तो वही पूछा जाएगा ना। आपने पढ़ लिया यानी इसको कहते हैं वन रूट डिस्कशन चल रहा है, हमें चाहिए 2 रूट। ऑनलाइन वालों बेटा समझ आया सबके? ऑनलाइन वालों के रिस्पॉन्ड कर दीजिए। यस सर। वेरी गुड, ओके। तो अब अगला वाला सवाल बताइए जरा इसी का। अच्छा इसको करना है? हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए। सेम ही है शायद, मेरे ख्याल से सेकंड ऐसा ही सवाल है। इन अ टाउन ऑफ 840% यानी कि टोटल 840 यूनियन दिया हुआ है। 450% रीड हिंदी, यानी हिंदी वाले 450 है, 300 इंग्लिश वाले और 300 बिल्कुल सेम सवाल है। देन द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नीदर इज, सेम सवाल है एकदम उसी की तरह है, सिर्फ डाटा चेंज है। कर लोगे? ठीक है। तीसरा बताओ, दूसरा वाला सवाल ऑनलाइन वाले बच्चों कर लोगे ना? अरूब, हादी एंड यूसुफ। यस सर। यस सर। वेरी गुड। और हादी, आपकी आवाज नहीं आई। हादी बेटा दूसरा सवाल यस सर। हो जाएगा? यस सर। ओके ओके वेरी गुड, तो सही चल रहा है। तो पहला दूसरा, उसके बाद पहले दूसरे एक तरीके के थे, तीसरे सवाल में अलग ट्रिक है। चौथा सवाल सबसे अच्छा सवाल है, जेई में आया हुआ सवाल है। चौथा सवाल सबसे अच्छा सवाल है, इसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा। ये तुम मुझसे पूछते तो मैं कहता कि हाँ सही था, पहला ही सवाल तुमने मुझसे दाग दिया तो मुझे लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई। सवाल पूछना कौन सा चाहिए था? ये दोनों सवाल आसानी से होने वाले थे, ये वाला सवाल आसानी से होने वाला था। लेकिन ये मान सकते हैं 50% कर पाएंगे, 50 नहीं कर पाएंगे तो चलो ठीक है, इसमें 50% बच्चे पूछ सकते थे इसको, ये सबको पूछना चाहिए था। ये वाला सवाल आसानी से होने वाला था, लेकिन ये भी 50-50% वाला था। पहला दूसरा होने चाहिए थे, है ना? थोड़ा सा जहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब एसएपी में भी ऐसे करके आओ कि मुझे लगे आपने सॉल्व किए। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। आखिरी स्लाइड खोलोगे पिछले लेक्चर की, यही डिस्कस किया है ना? आगे आ जाए, ठीक है। अब बताइए आप, चलो भाई ऑनलाइन वालों तुम लोग बोलो, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई किया था जी, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर है 4 है ना?
3 था, 3 सॉरी 3 किस किसने ट्राई किया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं जरा। 3 किस किसने ट्राई किया? x इज इक्वल टू 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1 n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अच्छा देखो, मुझे ईमानदारी से ऐसे सवाल नहीं रखने चाहिए, मैं मानता हूं मुझे ऐसे सवाल आप लोगों को एकदम से पढ़ाने के बाद नहीं दे देना चाहिए। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम 7 डेज में आप लोगों की मेंटल अप्रोच बनाना चाह रहे हैं कि बेटा सवाल मिलेंगे कैसे सेट में। सीधा सीधा सेट का सवाल नहीं है, इसमें क्या लग रही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लग रही है ये पूरी कि 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1 आएगा क्या। बिल्कुल 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 आपको फ्लो में पढ़ाएंगे, चीजें एकदम कनेक्ट करते हुए पढ़ाएंगे। अभी भी हल्के चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं, बहुत तेज लग रहा है, ऐसा लग रहा है तेज। फिर अगर ऐसा लगेगा तो फिर ना तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा करो कि चीजें जो समझ में नहीं आए उसमें पॉज लो और खुद से सीखने की कोशिश करो। अब जैसे ये बताओ, पहले दूसरा सवाल तुमसे हो गए, पिछली एसएपी तुमसे हो गई, पिछली एसएपी 1 तुमसे हो गई, तो एसएपी 1 हो गई जिसका मतलब तुमने कनेक्ट किया। लेकिन एसएपी 1 पहले दिन तुमसे नहीं हुई थी, तुम बहुत रिटार्ड दिखाई दिए। हाँ भाई, मलय ने की थी, शायद उसने भी की हो, तुमने की थी एसएपी 1? नहीं की थी, यहाँ डिस्कस किया हमने, लेकिन समझ में आई। अब एसएपी 2 करने बैठे, तो एसएपी 2 में भी आपको क्या, तो ये क्वेश्चंस तो आपको जगाएंगे ना, है ना। बिल्कुल घबराना नहीं है, अभी हम थोड़ा सा ना उसमें चल रहा है कि आपको सिखा पाए कि बेटा देखो सवाल कैसे मिलेंगे, है ना। तो आपको भी अपनी एक अप्रोच बनानी पड़ेगी, एक पावर अपनी तरफ से भी जनरेट करनी पड़ेगी। तो मैं अब क्या कह रहा था, अब इस सवाल में सीधा सीधा क्या है, 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1 है। हमने लिख लिया x इज इक्वल टू 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1 सच दैट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। एक तो x ये है, और y इज इक्वल टू क्या है बेटा, y देखोगे आप तो y क्या है, y है 49n माइनस 49 व्हेन अगेन n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो क्या सवाल तगड़ा है ये, 49n माइनस क्या था बेटा, माइनस 49, है ना, वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब क्या कर देना है बताओ जरा मुझे, ऐसा क्या हैवी सा दिखाई दे रहा है। n क्या है, जब n नेचुरल नंबर में तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है, सारी चॉइस दे रखी है। n इक्वल टू कहां से पुट करना है, 1 से 2 से 3 से 4 से, काउंटिंग नंबर ही तो डालने। जरा पहले वाले में n इक्वल टू 1 डाल दे, तो ही बता मुझे। ठीक है, डाला तो क्या आया, इसकी वैल्यू जब तूने 1 डाली तो क्या आई, 0 आ गई, पहली वैल्यू 0 आई। दूसरी वैल्यू बता, 1 डाल तो क्या आया, 8, 2 डाला तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 64 माइनस 64 माइनस 14 माइनस 1 कितना बचा, 49 बचा ना। ये 7 का मल्टीपल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगली बार आप डालेंगे फिर 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 कितना आएगा, 490 आ रहा है। पक्का कैलकुलेट कर लिया, करने की जरूरत नहीं है ना मुझे। अगला 490 आ रहा है, बाकी में दिखाई नहीं रहा। एक x दिख गया सेट तुझे। अब जरा y पे आ जा, y पे जरा पहले n इज इक्वल टू 1 डाल, क्या मिला 0। अब n इज इक्वल टू 2 डाल, 49 आया, यही दूसरा एलिमेंट आ गया। n इज इक्वल टू 3 डाल, n इज इक्वल टू 3 डालो ना, 3 डालते कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 4 12, अरे 157 आ गया ना, 157 माइनस 49 कितना बचा, 17 में से 9 गया कितना हो गया 8, और यहां से आपका 14 में से 4 गया कितना 0, 108 आ गया, नहीं आ गया 108 ही तो बचेगा। यानी कि यहाँ 0 49 और 490, यहाँ 0 49 108, यानी 490 इस पे आ रहा होगा कहीं ना कहीं जाके, कहीं ना कहीं जाके 147 आ रहा है। एक मिनट, अच्छा 147 आ रहा है, 147 घटा तो 102 बचेगा शायद, है नहीं नहीं 98 बचेगा। कितना बचेगा, 98, सॉरी थैंक यू। कितना आएगा 98। हाँ मैं आप इसमें ये पूछा ही नहीं है कि सारे एलिमेंट निकालने, आपको ये देखना है किसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है। एक्स के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहा है वाई के अंदर, अरे भाई एक्स के अंदर 0 के बाद 49 के बाद 490 है, इसके अंदर 0 है 49 है फिर 98 है,
तो इसका मतलब क्या है, वाई क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कंटेन कर रहा है। बिलोंग कहते हैं एलिमेंट के लिए, द बिलोंग साइन यूज फॉर, हाँ यूज फॉर एलिमेंट। जब पूरा सेट किसी के अंदर हो तो उसे कहते हैं कंटेन इन, इसे क्या कहते हैं, कंटेन इन। तो ये तो पूरा इसके अंदर कंटेन कर रहा है ना, दिख रहा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है एक्स इज अ सबसेट ऑफ। बस थोड़ी सी एक्सरसाइज थी, आपको वैल्यू डाल के चेक करना था कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। अरे भाई एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, अभी भी तुम्हें दिक्कत है, अभी भी प्रॉब्लम है। देखो जरा, अच्छा देखो देखो खुद देखो, ये बड़ा है ये बड़ा है, विच वन इज लार्जर, ऊपर वाला बड़ा है कैसे। अरे मैंने तो यार नीचे वाला, मैंने कहा था ऊपर वाले के अंदर 49 के बाद 490 एलिमेंट आ रहा है, इसके बाद 49 के बाद 98 आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर ज्यादा है। देखो अब अमान एक बात समझ में आ रही होगी, क्लास 10th वाली स्टडी नहीं है, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा है ना, तो तुम्हें ये भी तो एहसास कराना जरूरी है ना कि बेटा देखो पढ़ना तो पड़ेगा। दिख रहा है ना कौन सा बड़ा है, एक्स बड़ा है वाई के मुकाबले या वाई बड़ा है एक्स के मुकाबले, वाई बड़ा है। तो इसका मतलब है वाई एक्स को कंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो कंटेन का मतलब हर एलिमेंट आना चाहिए। देखो 0 आ रहा है ये रहा, 49 आ रहा है ये रहा, ये 490 भी आगे जाके कहीं ना कहीं आएगा, डाल के देख लीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट आ रहे हैं, जब सारे एलिमेंट आ रहे हैं तो एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, ऑप्शन इज करेक्ट। बात आई समझ नहीं आई, आ गई तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन वालों बोलो समझ आई नहीं आई। यस सर। Yes, sir. थैंक यू थैंक यू, ऑनलाइन वाले हमारे बढ़िया चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 सामने दिख नहीं रहा है लेकिन बढ़िया चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है। इन अ सर्वे ऑफ 63% people watch a news channel whereas 76% watch another news channel. If X% of people watch both channel then X क्या होगा। अब देखो ना ये सवाल जो है ना, ये डाटा इसमें सफिशिएंट नहीं है, इसमें डाटा सफिशिएंट नहीं है। क्यों, चूंकि आपको ये नहीं पता है कितने लोगों पे सर्वे किया गया आपको। तो अब इसमें पता है लोग क्या गलती करते हैं, लोग गलती ये करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि 100% लोगों पे सर्वे किया गया, ऐसा इसमें कहीं पे मेंशन नहीं है। ऊपर वाले में मेंशन था इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, तो यानी कि पूरा जिन पे सर्वे था वो बता दिया। तो यूनिवर्सल सेट ऊपर वाले में है नहीं है, सक्षम क्या नाम बताया था, तेजस, ऊपर वाले में है या नहीं है, नीचे वाले में है या नहीं है। ऊपर और नीचे दोनों में यूनिवर्सल सेट है, लेकिन चौथे वाले में ऑम्बिगिटी है। जहां ऑम्बिगिटी हो तो अपने आप से नहीं मान लेते हैं कूद के, क्या करेंगे लोग इसमें गलती, अपने आप से कह देंगे कि 100% पे, तो वही कहानी खराब हो जाए। तो आपको यहां पे इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सवाल थोड़ा सा मैंने देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादती करके डाल दिया है तुम पे, थोड़ा सा ज्यादती करके डाला है, लेकिन ज्यादती बनती है नहीं बनती है ये बताओ, मले बनती है ना। ज्यादती इसलिए बनती है कि तुम चाहे भले ही नहीं कर पाओ, लेकिन जब तुम सवाल को देखोगे ना, इस एसएपी में तुमसे मेरे ख्याल से पहला दूसरा बहुत इजीली हो गया, तीसरे में तुमने फाइट करी, तुमने पहले में ही फाइट कर ली। क्यों, चूंकि नीदर नॉर में तुम हिलक गए, कहीं ना कहीं घूम गए, है ना। लेकिन पहला दूसरा उन लोगों से हो गया होगा जिनने कल मेरा नीदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, एक बार जाके पढ़ा होगा। तो ये जरूरत पड़ेगी आपको 11th-12th में, ये नेसेसरी है कि जो आपको पढ़ाया जाए उसको एक बार जाके आप रिपीट करे ही करे। ये बात समझ में आ रही है। तो ये आपको रिपीट तो करना ही करना है। अब ये सवाल थोड़ा ज्यादती भरा है लेकिन सवाल बहुत अच्छा है, तो मैंने इसलिए डाल दिया। अब आप इस पे जाइए, आपसे सवाल क्या कह रहा है जरा आप निकाल के रखिएगा, पढ़ते जाइएगा मुझे, ताकि मैं नोट पे लिखता चला जाऊं। हाँ बताइए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। हमने मान लिया कि जो आज तक देखने वाले हैं वो कितने 63% और दूसरा जो टाइम्स नाउ देखने वाले हैं वो 76%। और ऐसे जो दोनों को देखते हैं ए इंटरसेक्शन की, चलो इसको बी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो कितने x%। अब वो x के बारे में पूछ रहा है।
अब यहाँ पे ऑम्बिगिटी क्या है कि आप ऑनलाइन वालों रिस्पॉन्ड करो मुझे जरा, ये बताओ क्या यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये एन यूनियन बी इज इक्वल टू 100% होगा? ऑनलाइन वाले जवाब दो, ये गिवन है, क्या मैं ये कह सकता हूँ? नो सर। नहीं, अच्छा ठीक है, अब्दुल्ला तुम बताओ, अब्दुल हादी एंड यूसुफ, क्या ये कह सकता हूँ? नो सर। नहीं कह सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्लियर नहीं है कि सर्वे 100% लोगों पे किया गया है। भैया बहुत सारे अदर चैनल भी देखते होंगे, तो इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि आपके पास इन दोनों के अलावा भी कुछ होगा। तो अब आपके पास ये बात श्योर है कि ए बी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सी डी ई एफ न्यूज चैनल देखते होंगे, लेकिन ये बात श्योर है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए यूनियन भी होंगे ना, वो या तो 100% होंगे या उससे कुछ कम होंगे। एग्रीड और नॉट? तो श्योर है ना, इस बात से बिल्कुल श्योर है। दूसरी बात, ये बात भी श्योर है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा इस कॉमन की, तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये हमेशा क्या होता है? ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये हमेशा क्या होता है? ये सबसेट होता है ए का भी, और ये सबसेट होता है किसका? बी का भी। ये बात पता है कि पता है? सबसेट क्यों होता है? क्योंकि ये कंटेन करता है। कल पहला सवाल इसी पे बेस्ड था। एसएपी बहुत इंफॉर्मेटिव है, एसएपी बहुत इंफॉर्मेटिव दे रहे हैं हम, तो आपको उनको स्टडी तो करना ही करना। मैंने कल पहला सवाल ये डाला था, ए इंटरसेक्शन बी ए के अंदर कंटेन करता है और बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी, क्योंकि कॉमन पार्ट है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट ए से भी छोटे होंगे क्योंकि कंटेन कर रहे हैं उसके अंदर, और नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी जो होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट बी से भी छोटे होंगे। तो ए से और बी से अगर दोनों से छोटे हैं तो हम किसको पकड़ लें? छोटे वाले को। तो यहां से एक रिलेशन ये निकल के आ जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन भी छोटे होंगे मिनिमम ऑफ ए बी, जो मिनिमम होगा उससे कह दें। सीधी सी बात यही। आप कह रहे हो ए से भी छोटा होगा, आप कह रहे हो बी से भी छोटा होगा। अगर आप कह दो कि 76% से छोटा है तो गलत बात नहीं हो जाएगी? बी ऑलरेडी 63% है, तो क्या लिख दो कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा छोटा होगा मिनिमम ऑफ एन ए एन बी से। जो इनमें छोटा होगा उससे भी छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो ऑलरेडी ए और बी दोनों के अंदर कंटेन करता है। ये बात समझ में आ गई ऑनलाइन वालों? ये बता दो मुझे। यस सर। यस सर। यानी बिल्कुल कनेक्ट चल रहा हो। ये चल रहा है, ये चल रहा है जो हम चाह रहे थे, ये चल रहा है। हम और आप भी कनेक्ट है और टॉपिक भी कनेक्ट है। क्या टॉपिक की कनेक्टिविटी कहीं पे मैंने लूज की है? पहले दिन तुम लोग थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं दिखे, तुम पहली क्लास में थे नहीं। दूसरी क्लास में मैंने इनकी एनर्जी बढ़ाई, तीसरी क्लास में आज और एनर्जी बढ़ेगी, तो तुम्हें लगेगा कि टॉपिक बाकी कनेक्ट हो रहा है। तो टॉपिक को कनेक्ट करना हमारा काम है, लेकिन तुम्हें हमारे साथ रहना, तुम्हें हमारे साथ रहना है, मजा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैथमेटिक्स मजे वाली चीज है, मलय है या नहीं है? सब्जेक्ट ही ऐसे है मैथ फिजिक्स यार, इनमें तो मतलब इंजॉय। जिसको आते हैं उसकी वल्ले वल्ले, जिसको नहीं आते वो सर पकड़ के बैठा ही रहता। जिसको सर पकड़ने वाले को अफसोस में नहीं रहना है। सर पकड़ने वाला, वो कहते थे हमारे एक उस्ताद थे, सर पकड़ के बैठा है ना वो और ज्यादा होशियार है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा है। जब तुम सोल्यूशन पा जाते हो ना, तो तुम कभी कभी ना, मतलब जैसे घुसते ही कोई चीज मिल गई, हमें थोड़ा और भी जानना था, हम नहीं जान पाते, जो सर पकड़े हुए होता है ना वो अंदर भी घुस जाता है। खोज के तो वही लाएगा ना जो जिसको प्रॉब्लम रहेगी, जिसका हो ही गया तो वो तो निकल लेता है। तो जो खोज सर पकड़ के बैठा है, अमान सर पकड़ के बैठा है, तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं, तो थोड़ा और अंदर जा सकता है। जो सर पकड़ के बैठा है ना उसके पास ऑप्शंस और अच्छे हैं। कहते हैं ना कि फेल्यूर इज नॉट अ फेल्यूर, फेल्यूर इज अ चांस ऑफ सक्सेस। फेल्यूर इज अ चांस ऑफ सक्सेस until or unless you realize कि हाँ हम कहाँ फेल हुए। और आपका रियलाइजेशन ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं भाई, तो किसको कौन समझा पाया? खैर, तो ये दो बातें यहां से बहुत समझ में आई। पहला तो ये समझ में आ गई, और दूसरा ये समझ में आ गई कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो लेस देन होगा मिनिमम ऑफ एन ए और एन बी से। ये दो रिलेशनशिप हमारे पास आ गए। जब हमारे पास ये क्लियर ना हो कि सर्वे कितने लोगों पे किया गया, तो मतलब कितना अच्छा सवाल है, ये इंफॉर्मेटिव सवाल है। सेट थ्योरी तो मैं कोई मजाक लग रही है? मजाक है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि एक बुनियाद हमने खींची है, इस पे हम दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो बुनियाद मजबूत होनी चाहिए भाई। बुनियाद मजबूत होगी तभी दीवार तगड़ी खड़ी होगी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत कनेक्ट करके पढ़ना। तो यहां से एक बात क्या निकल के आई, जल्दी बोलते, एन इंटरसेक्शन भी क्या था? x% जिसकी तलाश कर रहे थे तुम,
वो किससे छोटा हो गया, मिनिमम ऑफ एन ए एन बी, तो इनमें मिनिमम कौन सा है 63%, तो एक्स छोटा हो गया 63% से। तो इसका मतलब जैसे ही एक्स छोटा हो गया 63% से, आंसर तुम लोगों को मिल गया, पकड़ लो, अरे डायरेक्ट मिल गया, आ जाओ। एक्स को कह रहा है 35%, गलत, छोटा है ना, 35% गलत, क्योंकि मैं लेस देन पे हूं तो श्योर तो नहीं हो गया ना, इसलिए गलत। एक्स लेस देन 63% है, श्योरिटी नहीं आ पा रही, श्योरिटी नहीं आ पा रही तो आपने एग्जैक्ट कैसे कह दिया, इसमें भी एग्जैक्ट कह दिया, इसमें भी एग्जैक्ट कर दिया, आंसर तो यही सही हो गया फिर। लेकिन वो इक्वल टू 63 हो सकता है ना। इक्वल टू कहाँ है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 63 है। हाँ, तो लेस देन तो इक्वल टू तो नहीं। इक्वल टू हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इक्वल टू बिल्कुल हो सकता है, ये बात बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, अभी देख लीजिए, ये क्यों आ जाता है बार बार। अच्छा वो माउस पे ये क्लिक, सॉरी, ये बात तो बिल्कुल होगी। क्या ए और बी दोनों एक दूसरे के अंदर प्रॉपर कंटेन कर जाएं, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी, बी और ए के बराबर नहीं होगा, तो इक्वलिटी तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वलिटी लगाई थी, यहाँ मिस कर गया था, है ना, यहाँ पे तो लगाई है ना मैंने, प्रॉपर कंटेन भी कर सकता है, वो केस होगा जब ए और बी दोनों ही बराबर हो। मान ले यहाँ भी 63 होते, ये भी 63 होता, तो क्या होता, 63 ही तो होता, फिर पूरा कंटेन कर जाता, सभी सब कॉमन हो जाते। समझ में आई बात, तो यहां से एक चीज तो क्लियर होगी, ये देखते ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी सवाल ना मेरी नजर में पूरा नहीं हुआ है, हमें तो पूरा ये निकाल के दिखाना है कि भाई यही आएगा 39 और 63 के बीच में, वो कैसे आया, उसके लिए आप वो अभी निकाल लें, अभी निकाल लें। अब तेरे अंदर देख चाह वहां रहा, अब उम्मीद बढ़ रही है ना, अभी तक देखी थी तो गुस्सा आ रहा था कि मैंने सवाल किया एक, जबकि पहला सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड लास्ट वाले लेक्चर से, और मैं कल भी ये बात कह रहा था, ऑनलाइन वालों तुम भी सुन लो, मैं कल भी ये बात कह रहा था, एक लेक्चर को 2 बार सुनो, बैक जाके वापस फिर सुनो कि सर ने क्या कहा, टीचर से जुबान से निकली हुई एक बात, यार हम लोग 12-12 साल 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो एक्सपीरियंसिव लोग हैं, हमारे मुंह से निकली हुई हर बात की एक वैल्यू है, एक वजन है, ये तो मानो, तो कम से कम जो बोला गया है उसको दोबारा रखो, और कहीं ना कहीं वो चीजें जरूर बॉक्स में डाल लो जो हमने तुम्हें बार बार बताई। तो अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई, अब दूसरे वाले रिजल्ट पे जाएंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी तो तुम्हें पता है ना क्या होता है, एन ऑफ ए होता है प्लस एन ऑफ बी होता है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ पे एन ए कितना है 63, एन बी कितना है 76 है ना, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एक्स इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी, और एन ए यूनियन बी को तुमने क्या कहा है लेस देन 100, कितना कहा है लेस देन 100, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी लेस देन 100 होगी नहीं होगी, श्योर होगी, तो ये वाली वैल्यू जो आ रही है 63 प्लस 76 प्लस एक्स, ये हमेशा क्या होगी लेस देन इक्वल टू 100% होगी, सॉरी माइनस एक्स, माइनस ही था वो, थोड़ा सा कलाकारी हो गई उसमें, कोई दिक्कत, इस x को इधर जोड़ दो, 100 को उधर ले जाके घटा दो, तो x क्या हो गया ग्रेटर देन, x को इधर ऐड कर दिया और उधर 100 को घटा दिया, तो ये उधर जाके घट गया, ये दोनों तरफ एक काम करो, इधर x जोड़ लो उधर x जोड़ लो, इधर 100 घटा दो उधर 100 घटा दो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 63, कितना बचा 76 और 3 कितना होता है 139, 139 में 100 गया, कितना बचा बोलिए 39, x ग्रेटर देन कितना आ गया 39%, यहां से क्या आया x लेस देन 63%, x ग्रेटर देन 39, तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से क्या निकल के आ रहा है कि x क्या है 39 से बड़ा है और 63% से छोटा है। हजरत तो ये सवाल मैंने कहा इसलिए मैंने थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि इनइक्वालिटी थोड़ी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इतनी भी कोई भारी चीज इस्तेमाल नहीं हो रही जिसे हम डिस्कस नहीं कर सकते। ऑनलाइन वालों जल्दी बोलो, बहुत अच्छा सवाल था, समझ आया? यस सर। अरूप यस सर। यार ऑनलाइन वाले हमारे कभी नहीं कहते नो सर, बहुत अच्छी बात है यार, बच्चे बड़े मजे के, मतलब सवाल समझ में आ रहा है, एंजॉय हो रहा है ना, चैप्टर बिल्कुल कनेक्ट चल रहा है, ये बताओ मजा आ रहा है ना एकदम से? यस सर। सर तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गए चारों के चारों। और तूने उठाया, इसने ऐसे पे उठाई, पहला इससे हुआ ना, इसने वही बंद कर दी, यही तो होता है। जहां सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आए तेजस, जहां सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आए वहां सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाने, एफर्ट्स कहां सबसे ज्यादा लगाने होते हैं जहां आप सबसे कमजोर महसूस करो, और जहां कमजोरी महसूस नहीं करो वहां एफर्ट्स लगाने की जरूरत है क्या? ये सवाल इससे हो गया, अब ये बहुत चौड़ा होकर बैठा है,
अभी क्लास में घुसा था मैं समझ में कुछ नहीं आया, अब आ गया नहीं आ गया। तो देखो एक तो बात समझ में आ रही होगी कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें मुझे जहां तक अपने सब्जेक्ट का पता है, मैं तो स्टैंडर्ड सवाल दे रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। अच्छे खासे स्टैंडर्ड है, होना चाहिए, ऐसे भी ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये सब करना है, एनसीईआरटी वाला सब करना है। एनसीईआरटी से बहुत इजी है, पहले बेसिक पे ही गए हैं, बेसिक पे ही गए, बेसिक आप लोग खुद कर लोगे, उठाओ पहला घर जाना, एनसीईआरटी की 1 to 1.5 तक एक्सरसाइज करना, एक सवाल में तुझे डाउट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ फंडामेंटल्स हैं। हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं तुम्हें जेई के दर्शन कराना। जेई के दर्शन कैसे होंगे, टॉपिक पढ़ा लें थोड़े, टॉपिक पढ़ाने के बाद एक टेस्ट ले लें जेई के पैटर्न पे उन्हीं टॉपिक का। वो टेस्ट का जस्टिफाइड होगा, जस्टिफाइड तो नहीं होगा, क्योंकि दो टॉपिक, एक टॉपिक जिसने जो पढ़ाया हो, लेकिन आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि 3 घंटे का पेपर देना कैसे है। पहले दिन से आइडिया लेके बैठे होगे तो ये कुछ स्पेशल देने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशल एफर्ट्स भी तो चाहिए। अब वो किसकी तरफ से आना चाहिए, स्टूडेंट की तरफ से। मलय सबसे ज्यादा मजा तू ले रहा है, क्योंकि पेपर पेन तेरा लगातार चलता दिखाई दे रहा है, इंजॉय कर रहा है तू, और जो इंजॉय करता है उसके चेहरे पे अलग ही रौनक होती है, और जो थोड़ा परेशान होता है उसके चेहरे पे अजब से तकलीफ होती है, और इन दोनों के बीच में ही फाइट होती है, खींचतान। मलय देख आखिर 5वां सवाल किया। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ y = 1/2 दे रखा था ना, और x सारे नंबर है, 0 नहीं है, और यहाँ पे y = -x है, यहाँ x बिलोंग्स टू r है। आप थोड़ी देर के लिए ये करिए कि जो ये y = 1/2 और y = -x है, इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ आते हैं ड्रॉ करना, सीखे हुए हैं क्लास 10th में। क्या आप x = -y का ड्रॉ नहीं कर पाओगे? झापड़ दूंगा, अबे तेरे तो झापड़ दूंगा एक खींच के, तो 10th का है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा भाई। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सबसे पहले ये ग्राफ सिखाए जाते हैं, नहीं सिखाए? y = 1/2, एक लाइन आएगी पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, y = 1/2 से जा रही होगी, और ये y = -x क्या होगी, ये भी एक लाइन होगी, जो कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी, जो कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। डोमेन दोनों की सेम है, बस इसमें क्या है, इसमें 0 भी है, इसमें 0 भी है, और इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 भी है, इसमें 0 नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है इन दोनों में a इंटरसेक्शन b, क्या कोई कॉमन एलिमेंट होगा? वो पूछ रहा है क्या a इंटरसेक्शन b डायरेक्ट a के बराबर होगा, क्या a इंटरसेक्शन b के बराबर होगा, क्या a इंटरसेक्शन a यूनियन b a के बराबर होगा? मेरे ख्याल से तो कुछ भी इसमें कॉमन आता हुआ दिखाई ही नहीं देगा। एलिमेंट्स कंप्लीटली अलग अलग आएंगे, कंप्लीटली अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि आप हर वैल्यू पे इक्वल वैल्यू पाओगे। प्रॉब्लम क्या है, जब x को आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये लाइन किधर से जाएगी बेटा? ये लाइन y = -x है, y = -x और x = y में फर्क होता है। x = y जो होती है ना, x = y लाइन जो होती है वो ऐसे जाती है, ऐसे ओरिजिन से होती है ऐसे, ये y = x हो गई, और y = -x विद थर्ड क्वाड्रेंट से होती जाती है। ड्रॉ करने का आसान तरीका क्या है, आप x = 1 डालोगे, y क्या मिलेगा, -1, x = -1 डालोगे, y क्या मिलेगा, +1, उल्टा चलेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, और वो क्या है, वो है आपके पास y = 1/2। तो x की कोई भी वैल्यू डाल रहे हो, y 1/2 ही रह रहा है। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको तो डायरेक्ट ऑप्शन लगाना चाहिए था, ऑप्शन सी, इंटरसेक्शन b = 5। अब ये सवाल हम लोग क्या एनसीईआरटी पढ़ते वक्त कर पाते? नहीं कर पाते ना। और ये सवाल बड़ा ही मजेदार सवाल है, जो सेट को किससे कनेक्ट कर रहा है, ग्राफ से कनेक्ट कर रहा है। मैंने सारे कनेक्शन वाले सवाल डाले, समझ रहे हैं ना? तो सवाल अच्छे डाले तो हम उन एसएपीज को डिस्कस भी कर रहे हैं आप लोगों से, और आप भी लोगों से करवा रहे हैं, ऐसा थोड़ी मैं नहीं कर दिया है, आप लोग कर पा रहे हो ना तेजस। ये थोड़ा कहीं ना कहीं जिसके जो हालात होंगे वो वैसा फील करेगा। जो 5 किलो का है उससे अगर मैं 10 किलो का वजन उठवाऊंगा तो वैसा ही फील करेगा। 15 किलो वाला और अच्छा फील करेगा, 20 किलो वाला और 50 किलो वाला उठा देगा उसको, यही तो होगा ना।
तो जो जो अपनी पोटेंशियल है उसके हिसाब से महसूस कर रहा होगा, लेकिन ये पक्की बात है, ये सब पहचान गए होंगे कि हाँ सर 5 किलो का बाट है। ये पहचान गए, नहीं पहचान गए? तुम्हारा स्टेमिना क्या है, दैट इज डिपेंड ऑन यू। मैं तुमसे वजन 5 किलो का उठवा रहा हूं, ये तुम सबको फील हो गया, समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये कि जिसका जो पोटेंशियल है उसको अपने पोटेंशियल को अपग्रेड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना बाबा। तो ये 5 सवाल हमारे हो गए। अब आ जाए जरा छठे सवाल पे, क्योंकि मैं पूरी एसएपी डिस्कस नहीं करूंगा आज, अब जाके दोबारा से तुम लोगों को करनी है। हेलो, क्योंकि एक इसने की है, मुझे लग रहा है ऑनलाइन वालों तुम लोगों ने की है, सबने एसएपी सब लोगों ने की है ऑनलाइन वालों बच्चों? पूरी एसएपी हो पाई? नो क्या सर। पूरी एसएपी हो पाई आप लोगों से? नो सर। नो सर। कितने कितने डाउट हैं? 5। ये पांचों तो मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से। ये 12 ही सवाल है ना? अरे ऊपर क्यों नहीं जा रहा भाई? नाराज हो गया? नाराज हो गया क्या? तो हिल ही नहीं रहा, ये बैठ जाए, दोबारा प्रीव्यू। अब जाएगा ऊपर, अब जाएगा। ये 1 से 1 1 1 से 12 सारे आ गए। मैंने ये पांचों डिस्कस कर लिए, ये तो हो गया काम तमाम। अब ये बताओ 6 से लेके 12 तक किसने कितने किए? तेरा तो मुझे पहले ही रिजल्ट पता है, तूने तो पहले में हथियार डाल दिए थे। तू बता। हाँ एक बात याद रखना, जो कोई टीचर किसी जगह तेरा मुझे पहले आता था ना कि सर मुझे पता नहीं, मुझे टारगेट किए हुए, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिससे जितना इंटरेक्ट कर रहा है टीचर, वो उतना खुशनसीब समझे अपने आप को। इंटरेक्शन बहुत जरूरी, इससे बहुत कम इंटरेक्ट कर रहा हूँ, रीजन पुराने स्टूडेंट है और मुझे जानता है। समझ में आ रही ना बात? तुम लोगों को ज्यादा इंटरेक्ट करता हूँ, तो जो जान रहा है वो मुझे जान रहा है अच्छे से। तो छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये कितने सवाल हैं? ये तकरीबन तकरीबन 7 सवाल हैं। 7 में से कितने किए आप लोगों ने ऑनलाइन वाला? रिस्पॉन्स करो पहले। और कितने हो गए? सब सवाल सेम इसी तरह के, इससे हटके तो नहीं ना कोई? सारे फार्मूला बेस्ड सवाल हैं। सातवां नहीं हुआ? फर्स्ट और 7 सेम हो गया, लो रिपीट हो गया, यानी एसएपी में एक सवाल रिपीट हो गया, तो यानी कि 6 सवाल बचे, लो एक और कम हो गया। मसला क्या है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड पे सवाल था, तो इसमें डाटा इनको चेंज करना चाहिए था। मैंने सवाल जो डाला था वो यहाँ पे, आप इसको चेंज कर लीजिए मेरे लगे हाथों। यहाँ कर लीजिए कितने, 45 बच्चे, और यहाँ कर लीजिए 15, और यहाँ कर लीजिए 10, और यहाँ कर लीजिए 5। और ये लिखा है हु प्ले नीदर की जगह लिख दीजिए हु प्ले ओनली क्रिकेट। ठीक है, सवाल चेंज कर दिया मैंने, हु प्ले ओनली क्रिकेट। अब ये मैच कर गया 90 से, लेकिन सवाल थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, डाटा भी चेंज कर लीजिए, वो भी चेंज कर दीजिए, हु प्ले ओनली क्रिकेट। ऑनलाइन वालों समझ में आ गया क्या कहा मैंने? क्लास क्वेश्चन नंबर 7 में 60 की जगह 45 कर दीजिए, 25 की जगह 15 कर दीजिए, 20 की जगह 10 कर दीजिए, और 10 की जगह 5 कर दीजिए, और लास्ट में हु के आगे ये पूरा काट के कर दीजिए ओनली क्रिकेट, हु प्ले ओनली क्रिकेट, हु प्ले ओनली क्रिकेट। हो गया? तो मेरे ख्याल से ये सारे सवाल आप लोगों को खुद ट्राई करना चाहिए। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? 7वां वाला ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, उसी तरीके का है। 10वां वाला, छठा वाला सेम वैसा ही है, बस आपको 100 स्टूडेंट में पूछा, तो ये सारे सवाल आप कर पाओगे। जब 3 सेट वाला आएगा, वो अगर नहीं होता है तो मैं डिस्कस कर लूंगा। तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे इस एसएपी पे रुक जाना चाहिए। ऑनलाइन वाला रिस्पॉन्स करो, रुक जाना चाहिए ना, ये सब करके लाओगे? यस सर। हाँ, और रिलेशन वाली कल मिल गई होगी आप लोगों को, आज फंक्शन वाली जाएगी? यस सर। मिल गई? एसएपी 3 मिल गई होगी ना, रिलेशन वाली? रिलेशन वाली मिल गई, फंक्शन वाली मिल गई, आज फंक्शन वाली मिल जाएगी। कितनी एसएपी मिल गई आप लोगों को? रिलेशन और फंक्शन में टॉपिक कौन सा है? फंक्शन वाली मिल गई ना आज, कल रिलेशन वाली मिली होगी। 2 सेट की हो गई, एक रिलेशन की एक फंक्शन की। अब एक तीसरी जो आखिरी मिलेगी वो रिलेशन एंड फंक्शन दोनों ही कंबाइन मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ी, चूंकि टॉपिक का नाम रिलेशन एंड फंक्शन है, 2 जगह डिवाइड कर दिया है मैंने। ठीक है, तो अब मैं जो शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, वो टॉपिक है वो, अब मैं दोबारा अपने नए टॉपिक पे पहुंच रहा हूं जिसका नाम है रिलेशन। इसका क्या नाम है? रिलेशन। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ, रिलेशन।
तो रिलेशन पढ़ाने से पहले मुझे पढ़ाना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ाना पड़ेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ाना पड़ेगा बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। हमने दो सेट का यूनियन पढ़ा, हमने दो सेट का इंटरसेक्शन पढ़ा, हमने दो सेट को ऐड नहीं किया था, एडिशन नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, लेकिन क्या दो सेट का प्रोडक्ट हो सकता है? हो सकता है। उसी को नाम दिया हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम किस लिए दिया? क्योंकि जब दो सेट का प्रोडक्ट करेंगे ना तो हमने उनके एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में लिखना शुरू कर दिया, और जब एलिमेंट ऑर्डर पेयर में आ जाए तो वो लाइन पे तो नहीं आ सकते, अब वो किस पे आएंगे? प्लेन पे। इसलिए इसको प्रोडक्ट को नाम दे दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास दो सेट हो, हमारे पास क्या हो? दो सेट हो, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, कोई दो सेट्स हैं, देन A cross B, the product of these two sets is called Cartesian product. Is called Cartesian product. ये कहलाता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। डिफाइन एज किस तरह डिफाइन करना है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू x, y such that x belongs to A and y belongs to B. x belongs to A, y belongs to B। यानी कि अगर ये ऑर्डर पेयर है, इसको क्या लिखते हैं? ऑर्डर पेयर। यानी किसी सेट का एक एलिमेंट कैसा होगा? एक यूनिक एलिमेंट होगा, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट कैसा होगा? ऑर्डर पेयर टाइप का। कैसा होगा? ऑर्डर पेयर टाइप का। और इसकी खास बात क्या होगी? जो इसका प्री एलिमेंट होगा, जो इसका प्री एलिमेंट होगा वो प्री मल्टीप्लायर का होगा। इसको क्या बोलोगे? प्री मल्टीप्लायर। पहले हो रहा है ना ये मल्टीप्लाई, और इसको क्या बोलोगे? पोस्ट मल्टीप्लायर। क्या बोलोगे? पोस्ट मल्टीप्लायर। तो ए क्या है? प्री मल्टीप्लायर है, बी क्या है? पोस्ट मल्टीप्लायर है। तो ए क्रॉस बी क्या आ गया? एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्री मल्टीप्लायर एंड वाई बिलोंग्स टू पोस्ट मल्टीप्लायर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया हमने लिखा ए इज इक्वल टू सेट है 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू सेट है आपके पास ए कॉमा बी। मैंने पूछा व्हाट इज ए क्रॉस बी, तो आप क्या करोगे? ए के सारे एलिमेंट को उठा के पेयर बनाना चालू कर दोगे बी से। जरा बनाओ ए के सारे एलिमेंट बी से। कैसे बनाओगे? 1a, A1 नहीं कर दिया उल्टा। प्री मल्टीप्लायर का एलिमेंट पहले होगा, पहला एलिमेंट बिलोंग्स टू प्री मल्टीप्लायर, दूसरा एलिमेंट बिलोंग्स टू ऑर्डर पेयर के अंदर जो प्री एलिमेंट होगा बिलोंग्स टू प्री मल्टीप्लायर, जो पोस्ट एलिमेंट होगा बिलोंग्स टू पोस्ट मल्टीप्लायर। तो अब आपने ए को जब बी से किया है तो इसके पोस्ट प्री एलिमेंट कहां से होना चाहिए? एक्स से, और पोस्ट एलिमेंट बी से। तो 1 इंटू 1 कॉमा ए ये पहला आ गया, फिर 1 कॉमा बी ये दूसरा हो गया, फिर 2 कॉमा ए ये पहला हो गया, फिर 2 कॉमा बी इसके साथ दूसरा हो गया, फिर 3 कॉमा ए और 3 कॉमा ए। हो गया नहीं हो गया? क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अगर इसको डिनोट करें तो नंबर लाइन पे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा कौन से एलिमेंट आएंगे? प्री मल्टीप्लायर। क्या आएगा यहाँ पे? प्री। और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या आएगा? पोस्ट मल्टीप्लायर। यहाँ क्या आएगा? पोस्ट। आपको क्या एलिमेंट डालना है? 1 कॉमा ए डालना है। तो आपने 1 2 और 3 यहाँ ले लिया, ए कॉमा बी यहाँ ले लिया। तो ये एलिमेंट क्या आ गया? 1 कॉमा ए। ये एलिमेंट क्या आ गया? 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। तो इनको डिनोट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्लेन की। इसीलिए इस प्रोडक्ट को क्या नाम दिया है हमने? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात आई समझ? अब मैं तेजस को उल्टा कर दूं, मैं तुझसे पूछूं बी क्रॉस ए क्या होगा, तो तू क्या कहेगा? अब तू बोलेगा सर जब बी क्रॉस ए कर रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो प्री एलिमेंट होंगे वो बी के होंगे और जो पोस्ट एलिमेंट होंगे वो ए के होंगे। तो क्या होगा? बी ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 और बी कॉमा 3। ये हो गया बी क्रॉस। ठीक है ना? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी बराबर नहीं हो सकते, कभी बराबर नहीं हो सकते। साफ दिख रहा है? क्यों? क्योंकि आपने ऑर्डर ही चेंज कर दिया। इसका मतलब है अगर मैं बी क्रॉस ए निकालना चाहूं तो इसको पूरा क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री पर रोटेट करना पड़ेगा।
एक्स को वाई एक्सेस बनाना पड़ेगा, वाई को एक्स एक्सेस। तो ये एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है खड़े होके ऐसे हो जाएंगे, रो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रो बन जाएगा। बात आ रही है? लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के। क्यों? अब नोट लगा के लिख लो, नोट। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्या आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी आ रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी भी बराबर ही होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर होंगे, लेकिन प्रोडक्ट कभी भी बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री चेंज हो जाएगी। बात आ रही समझ? क्लियर है? तो एक बात समझ में आती है हमें कि हम जब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करते हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में बस क्या हो जाता है, सिमेट्री चेंज हो जाती है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी मतलब नंबर उनका सेम रहेगा, उधर 6 आ रहा है तो उधर भी 6 आएगा। तो ये कोई दिक्कत यहां तक है किसी को? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना क्यों जरूरी था, अब ये रिलेशन की डेफिनेशन में पता लगेगा। नोट कर लो। अब देख आज का लेक्चर पढ़ना तुम, ठीक है? और पढ़ने के बाद रिलेशन वाली जो एससीपी मिली है उसे उठाना। तो ऐसा नहीं हो सकता तो कुछ समझ ना आए, गारंटेड आएगा, गारंटेड आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं 11th में। रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन है, इसीलिए मैंने सिर्फ 2 टॉपिक उठाए जो डेफिनेशन बेस्ड है और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है। सर आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब सबको मर्ज कर दे। एक टॉपिक पढ़ाने के बाद एक आध क्वेश्चन अच्छा, टॉपिक पढ़ाने के बाद एसएपी इसीलिए दे रहे हैं? नहीं, ऐसे भी सॉल्व करने से पहले इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। नहीं तो इसके लिए तो फिर आप सवाल करिए ना कि एनसीईआरटी सब लोगों ने खरीद रखी है, नहीं कर रखी तो ऐप डाउनलोड कर लो, एनसीईआरटी करोगे जाके। अच्छा मैं सवाल कराऊंगा ना तो फिर दोनों चीजें नहीं हो सकती एक साथ डिलीवर। हम थोड़ा सा पता है क्या चाह रहे हैं, हम अभी तक समझे ना, हम ये चाह रहे हैं टॉपिक पढ़ा दे, क्वेश्चन अच्छे अच्छे दे दे और आप लोगों को भी कहें कि पढ़ो। ये 7 दिन हम भी मेहनत करें, तुम भी मेहनत करो, और उसके बाद थोड़ा सा तुमसे पूछें अब समझ आया क्या करना है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि इसी तरह फ्लो में रहेंगे, थोड़ा स्लो भी रहेंगे, पेस थोड़ा हल्का भी रहेगा, हो सकता है सारी टॉपिक हम बहुत, लेकिन रहेगा इसी तरह, चीजें यही होंगी। हम ये मान के चल रहे हैं हमारे बच्चे अच्छे हैं। अगर किसी को कमजोरी है, जैसे ये ऑनलाइन वाले खटक खटक यस 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 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है ना? मलय के सारे सवाल हो रहे हैं, मुझे साफ नजर आ रहा है, इसके भी बहुत कम डाउट आ रहे हैं, तुम्हारे डाउट ज्यादा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। मैंने कहा ना, ये एहसास हो गया है कि बाट भारी उठाना है, अपने पोटेंशियल को आप पहचान लीजिए, उतनी मेहनत करिए। ये बिल्कुल गारंटी की बात है कि आप सीख जाएंगे अगर आप लगातार लगे रहेंगे हमारे साथ, ये गारंटी। आगे बढ़े। ऑनलाइन वालों नोट कर लिया? सर नो सर या यस सर? आगे बढ़े, ठीक है। अब जाता हूं मैं रिलेशन की डेफिनेशन पे। किस पे जाता हूं? रिलेशन की डेफिनेशन पे। अब आ जाइए रिलेशन, और जरा कायदे से सुनिएगा रिलेशन की डेफिनेशन कितनी प्यारी है, और रिलेशन की डेफिनेशन समझ जाओगे तो रिलेशन भी समझ जाओगे, ठीक है ना? क्या है रिलेशन की डेफिनेशन? अ रिलेशन आर, रिलेशन को हमने डिनोट कर दिया किससे? आर से, ठीक है? अ रिलेशन नाम दे दिया आर, ठीक है ना? डिफाइन ऑन सेट ए, कभी कभी कह देता है सेट ए ओनली। जब सेट ए ओनली बोले तो इसका मतलब है ए से ए पर डिफाइन कर रहे हैं, ए से ए पर। मैं बोल रहा हूं सेट ए टू सेट बी, तो दोनों बातें वैलिड है। कभी कोई कहते डिफाइन ऑन सेट ए, यहां पर भी फुल स्टॉप लगा दे तो आप क्या समझोगे? यहीं पे फुल स्टॉप लगा दे, समझोगे कि ये कह रहा है कि रिलेशन जो है कहां से ए पर डिफाइन है। जबकि मैं दूसरा सेट ले लेता हूं, यहां पे भी फुल स्टॉप लगा दे, सेंटेंस क्लियर हो गया। क्या कहा? रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए, इसका मतलब आप फौरन समझ जाओगे कि सर ए से ए पे बात कर रहे हैं। अब मैंने कह दिया डिफाइन ऑन सेट ए और लगा दिया टू, तो इसका मतलब है आगे वाला भी बता रहा हूं, टू सेट बी। अब मैंने फुल स्टॉप लगाया तो इसका मतलब है मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आर ए से बी पे डिफाइन है। समझ में आ गई बात? यहां पे भी फुल स्टॉप लगा दे, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। डिफाइन ऑन सेट ए, इसका मतलब है ए से ए पे डिफाइन है। अब आगे की बात, is always be a subset of A cross B. Subset of A cross B is always be a subset of A cross B. That is
दैट इज कि आर अगर ए से बी पे है तो आर क्या होगा, सबसेट होगा किसका, जिन दो सेट पे डिफाइन हो रहा है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये डेफिनेशन। अब थोड़ा सा ना फील नहीं आया, थोड़ा सा फील ही तो नहीं आया सर, ये तो चलो सही है, ए से बी पे डिफाइन है, ए से ए पे ऑन ए कह दिया तो ए से ए पे डिफाइन, यानी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, लेकिन कैसे, ये तो समझ में आ रही। अच्छा, डिफाइन करने के साथ साथ ही ये बात भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो हम ना फंडामेंटल बना रहे हैं। अब देखो मैंने पढ़ा दिया तो एक बार में समझ में नहीं आएगा, मैं ये वाली बात फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्योर टॉपिक है। कैसे टॉपिक है? प्योर, इसमें पढ़ना पड़ता है, एक बार जाके पढ़ोगे फिर समझ आएगा क्या कह रहे हैं। अब ये बात डिफाइन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। रिलेशन कैसे होते हैं? रिलेशन किसी ना किसी एलिमेंट को कनेक्ट करने की एक डेफिनेशन देगा और ये बताएगा ये आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे लिखेगा? r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब है एक्स और वाई किसके अंदर है? r के अंदर, यानी एक्स वाई के अंदर है। फिर दो बिंदु लगाएगा सच दैट, अब यहां पे क्या देगा? डेफिनेशन देगा सच दैट कि कब है, कब है जब एक्स वाई के बराबर है। फिर ये भी बताएगा कि किस पे डिफाइन कर रहे हो। अगर कह दे ए से बी पे डिफाइन कर रहे हो तो इसका मतलब एक्स कहां का एलिमेंट है? ए का, और वाई कहां का एलिमेंट है? बी का। अगर खाली ये कहते हैं कि आर डिफाइन कर रहे हो किस पे? ए पे, तो इसका मतलब है एक्स भी ए का है और वाई भी ए का। ये बात समझ में आ गई? तो लिखने का तरीका इस तरह से होगा। आर इज इक्वल टू क्या लिखा होगा? आर इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। अमान तू बता, अब बता। मैं लिखा आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है कि एक्स वाई आर के अंदर है, यानी एक्स वाई आर में है। कब? सच दैट, अब यहां पे मैं कंडीशन दूंगा, यहां पे मैं कंडीशन दूंगा। कंडीशन क्या है? सच दैट 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या दे दी मैंने? एनसीईआरटी का पहला सवाल उठा लिया। 3y, ये कह रहा था सवाल भी बताते चलो सर साथ में, तो पहला ही सवाल उठा लिया। एनसीईआरटी में 2.1 का पहला सवाल उठाओगे, यही है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। डिफाइन ऑन सेट ए। डिफाइन किस पे कर दिया? सेट ए पे। और सेट ए बता दिया मैंने, एक से लेके कितने एलिमेंट है? 14 एलिमेंट है। ये सवाल हो गया। अब इसका हल बनाना चाह रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं क्या क्या होगा। हल बनाने के लिए मैंने क्या किया भाई? मैंने आपसे कहा कि 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, और डिफाइन किस पे? सेट ए पे। सेट ए पे, तो इसको जरा ब्रीफ करके लिख दीजिए आप। तो आप क्या लिखोगे? आर ए से ए पर है, और ए क्या है? ए है 1 से लेके 14 तक के सारे नंबर। ठीक है, सारे नंबर है, यानी कि इधर भी 1 से लेके 14, और इधर भी 1 से लेके 14। क्योंकि मैंने डिफाइन खाली सेट ए पे किया है ना। अगर मैं कहता डिफाइन ऑन सेट ए टू सेट बी, तो इधर ए लेते, इधर क्या लेते? बी लेते। अब मैं अगला सवाल इसी में कनेक्ट करूंगा, इसलिए समझ लेना बात कायदे से। इधर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इधर भी 14 एलिमेंट। कब कब है? जब जब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, यानी कि y इज इक्वल टू कितना है? 3x है। x कहां से है? सेट ए से। y कहां से? इस वाले सेट ए से। तो x के अंदर कितनी चॉइस है? 1 से लेकर 14 तक, सारी डाल सकते हो। आपने x इज इक्वल टू 1 डाला, y कितना मिला? पहला मिल गया, यानी y कहां, 1 कहां जा रहा है? 3। 1 किस पे मैप हुआ? 3। आपने x इज इक्वल टू 2 डाला, y कितना मिला? 6। इसका मतलब 2 कहां मैप हो रहा है? समझ आ रही बात? आपने x इज इक्वल टू 3 डाला, y कितना मिला? 9। तो 3 कितने मैप हो रहा है? 9। आपने x इज इक्वल टू 4 डाला, y कितना मिला? 12। 4 कहां जा रहा है? 12 पे। आपने x इज इक्वल टू 5 डाला, y कितना मिला? 15। तो 5 डालने पे 15 आंसर आ रहा है, लेकिन 15 के राइट साइड में है नहीं है, तो ये वाली चॉइस कंसीडर नहीं होगी। और इसके बाद वाली सारी बड़ी वैल्यू आएंगी तो कोई कंसीडर नहीं होगी। तो कहां तक जाएगा? सिर्फ 4 तक जाएगा। तो इसके अंदर कितने ऑर्डर पे आ रहा है? 1 2 3। तो इसका अगर ये फॉर्म लिखें तो इस फॉर्म को कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और जो ये ओपन फॉर्म अब मैं लिख रहा हूं, ये क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म। जरा रोस्टर फॉर्म बोलो। इनको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने पेयर मिले हमें? 4। कौन कौन से? 1 3 2 6 3 9 4 12 5 15 क्यों नहीं मिला? सेट ए से सेट बी पे डिफाइन।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है। द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ चॉइस ऑफ एक्स, ये कहलाती है डोमेन ऑफ रिलेशन। जो एक्स की चॉइसेस हमें मिल गई वो क्या है? डोमेन। द सेट ऑफ चॉइसेस ऑफ दिस वाई, वो कहलाती है रेंज ऑफ डोमेन। जो वाई की चॉइस मिल गई वो क्या कहलाई? रेंज। और ये वाई जहां रहता है, वाई जहां बिलोंग कर रहा है, वो क्या कहलाएगी? कोडोमेन। बात आई? समझ नहीं आई? तो जरा बता दो इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन ऑफ आर क्या होगी? 1 to 4। तो 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज है आउटपुट। क्या है आउटपुट? 3, 6, 9 और 12। डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई। क्या रह गया? क्या रह गया? कोडोमेन। और कोडोमेन क्या बताया मैंने? ये वाई जहां रहता है, यानी वाई जहां बिलोंग करता है। तो वाई किस में बिलोंग कर रहा है? सेट ए में कर रहा है ना। तो सेट ए पूरा क्या हो गया? ये कोडोमेन। क्या डोमेन, रेंज, कोडोमेन और रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर हुई या नहीं हुई? अब मैंने क्या कहा था? पीछे जाओ। मैंने कहा था कि वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगी, या ए से ए पे है तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगी। अब आप कोई सा रिलेशन बना लो, वो क्या मिलेगा? ए क्रॉस ए के अंदर ही मिलेगा। इसमें ए क्रॉस में कितने एलिमेंट आएंगे? 196 एलिमेंट। कितने एलिमेंट आएंगे? 196। कैसे? 14 इंटू 14। कैसे? 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 से लेके 14, 2 से लेके 14, 3 से लेके 14, यानी 14 इंटू 14 196। और उन 196 में क्या ये 4 एलिमेंट नहीं होंगे? होंगे। तो आप कितना ही बड़ा रिलेशन डिफाइन कर लो, सबसे बड़ा रिलेशन कौन सा होता है? जो ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए, और उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। सबसे छोटा रिलेशन क्या होता है? कोई भी ऑर्डर पेयर ना है, यानी 5, उसको कहते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। बात आ रही समझ मेरी? ऑनलाइन वालों तुम बताओ, ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आया पूरा? यस सर। यूसुफ, अब्दुल हादी, यस सर। पक्की बात ना? बस क्या करना है? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा देना। Yes, sir. नोट करना है? नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। 3 नहीं, या तो 4 होंगे या 2 होंगे, पेयर में होंगे। 4 का मतलब फिर तो वो बड़ी बात होगी, वो तो 12th में सिखाएंगे। वो ये होगा कि ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी पे जाए। 3 तो नहीं हो सकता। अच्छा, वो 3 का ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है, ए क्रॉस ए, तुम उसको कह रहे होगे ना, ए क्रॉस ए, ट्रिपल प्रोडक्ट हो सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने किया ना, दो सेट का एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया था, 3 का नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, तो करके दिखा दूंगा मैं तुम्हें। मान समझ आया? अब तो जरा एसएपी उठाना रिलेशन की, बिल्कुल सवाल होंगे। टॉपिक पढ़ोगे सवाल होंगे, है ना? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको ब्रीफ, पूरा ब्रीफ दे दे, मतलब एक एक चीज तो ना रटवाएं, ब्रीफ आइडिया। ऐसी कोई चीज छोड़ेंगे नहीं जो तुम्हारे काम की हो, ठीक है? मेरे ख्याल से डोमेन, रेंज समझ में आ गया, रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। आज का लेक्चर यहीं तक मैं रखना चाह रहा था, बस एक एग्जाम्पल और लेना चाह रहा था। ये तो रिकॉर्डिंग में जा ही रहा है, ठीक है ना? एक एग्जाम्पल लेने लगे हाथों, हो गया बेटा? तो लिख लिया होगा, ठीक है ना? अब इसी को ना थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। मैं आपसे सही सवाल पूछता हूं। मैंने पूछा R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट, ठीक है ना? मैंने कहा x प्लस वाई लेस देन 4, x प्लस वाई लेस देन 4 are defined on set A, where set A is equal to only 1 to 3 element, ठीक है ना? Write R in roster form। जो ओपन फॉर्म थी उसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं, वो लिखना है। डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, एंड थर्ड रेंज ऑफ आर, ये सब लिखना है। एंड ऑल्सो कोडोमेन कह लो। चलो ये क्वेश्चन बन गया हमारा। चलो भाई अमान, तुम क्या करोगे? इसको करो सोल्यूशन इसका। देखो क्या है, बताओ। सेट ए से सेट ए पे, सेट ए के अंदर एलिमेंट बहुत छोटा सा ले रहा हूं बस मैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं ले रहा, 1 2 3, बस कंडीशन याद रखना है। एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए? लेस देन 4 होना चाहिए। करो। कंडीशन ये है कि एक्स प्लस वाई लेस देन 4।
ऑनलाइन वालों ट्राई कर रहे हो, ट्राई करो इसको, यस सर। ट्राई करके बताओ क्या क्या चॉइस आ सकती है तुम लोगों की तरफ से। सर 3 आएंगे 1,2 और 2,1। आपने 1,1 डाला तो 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, 2 < 4 है, चला जाएगा। फिर आपने 1,2 डाला तो 1 + 2 3 होता है, 3 < 4 है, चला जाएगा। फिर आपने 1 3 डाला, 1 + 3 कितना होता है 4 होता है, वो <4 नहीं है तो ये नहीं जाएगा। फिर आपने 2 1 डाला तो 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, <4 है, चला गया। उसके बाद आपने 2 के साथ कोई भी डालेंगे वो <4 हो रहा है, 3 के साथ कोई भी डालेंगे तो आर के अंदर सिर्फ कितनी चॉइस आ रही है, आर के साथ आ रही है 1, 1, 1, 2 और 2, 1। क्या ये सबसेट नहीं है एक क्रॉस ए का? है, हर बार सबसेट रहेगा। इसीलिए डेफिनेशन ही रिलेशन की ये होती है कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब जब ए क्रॉस बी आ गया तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाना जरूरी था, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया। समझ रहे हैं ना, स्पाइरल स्टडी, हर चीज हर किसी से कनेक्टेड है। जब तक रिलेशन नहीं समझोगे फंक्शन समझ में नहीं आने का, इसलिए पहले रिलेशन पढ़ाया। यही चीज हम क्लास 11th 12th के बच्चों को बताते हैं, बेटा टॉपिक सारे कनेक्ट है 11th 12th के, कोई टॉपिक मत छोड़िए और बहुत रिलीजियसली पढ़िए। समझ में आ गई बात? तो यहां से क्या हुआ, वो कहां गया, अच्छा ये वाला कंपैरेटिवली, हाँ अभी तक लग रहा है, लेकिन जब तुम पहुंचोगे ना इसकी आखिरी सीढ़ी पे तो ये भी टफ लगेगा। क्यों? चूंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है क्लास 11th में, 12th में इसका एक्सटेंशन है, वहां और मजा आएगा। अभी इश्क इम्तहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी, ठीक है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है ना। तो ये समझ में आ गया। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, डोमेन ऑफ आर अगर लिखोगे तो क्या आएगी, सिर्फ 1 और 2 दो एलिमेंट आ रहे हैं। और रेंज लिखोगे तो रेंज में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, वहां पे भी 1 और 2 आ रहे हैं। डोमेन और रेंज दोनों बराबर ही है, ठीक है ना। कोडोमेन पूरा जिसपे डिफाइन होती है, तो कोडोमेन तो पूरा 1 2 3। रोस्टर फॉर्म में ये लिख दिया आपने, ये रोस्टर फॉर्म होगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखें। वो वाली ऐसे भी ट्राई करिए पूरी, और रिलेशन पढ़िए, और रिलेशन की ऐसे भी ट्राई करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फंक्शन के साथ, जो कि आपका आखिरी लेक्चर होगा। और नेक्स्ट लेक्चर को थोड़ा लंबा खींचेंगे, कल का लेक्चर थोड़ा लंबा जा सकता है, क्योंकि फंक्शन में कल है, कल नहीं संडे टेस्ट, संडे है ना टेस्ट, तो कल तो क्लास है, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को अगर ज्वाइन करना है तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है ना, 1 टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3,000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो, ठीक है। ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है, और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, ठीक है। आज से क्लासेस शुरू है, 5 दिन का फ्री डेमो है, 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा, और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में आए। इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन, जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको खासकर,
कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है और नीट और जेई की ये शानदार टीम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी। शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। डेमो है 5 दिन का। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कॉन्टेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं। सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया है क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है, और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं, और ये फीस जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5000 रुपीज का डिस्काउंट है ये अब -5000, सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेम 3000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।